Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 31st of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 31 दिसंबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। तो आज भी यहां पर इस वीडियो पर आप लोग 2000 से ज़्यादा लाइक्स पहुंचाने वाले हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ डेली बेसिस पर वन वर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज तो मैं ये वन वर्ड क्वेश्चंस नहीं लगा पाया हूँ किसी कारण की वजह से, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। कोई भी एक जना क्या कर सकता है, इस वीडियो को सुनते सुनते नीचे कमेंट सेक्शन में जैसा मैं डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाता हूं उनको बना लेना। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर ये डिस्कशन करते हैं और मैं आंसर कीज को इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो कल पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी हाल ही में मोजाम्बिक का जो पोर्ट ऑफ मपूतो है, इस पोर्ट पर भारत का एक इंडियन नेवल शिप पहुंचा है बहुत सारा सामान लेकर, लगभग 500 टन फूड लेकर। तो ये कौन सा शिप है, वो है आईएनएस केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिसेंटली एक डिस्प्यूट चर्चा में आया है। देखो एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको लेकर विवाद रहता है दो राज्यों के बीच में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। उस प्लेस का नाम क्या है, तो उसका नाम है बेलागवी या फिर उसको बेलगांव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अक्टूबर 1953 के अंदर जो भारत सरकार है, इन्होंने यहां पर पहला राज्य बना दिया था भाषा के आधार पर, और वो राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी हाल ही में एक डिपार्टमेंट के थ्रू अनाउंस किया गया है कि इंडिया के अंदर जो मेट्रोज हैं यहाँ पर 5G सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाने वाला है अगले साल से। तो ये कौन से डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेट स्पीड की जब हम बात करते हैं तो 5G इंटरनेट की स्पीड, हाईएस्ट स्पीड एग्जैक्टली कितनी है, तो वो 20 Gbps के आसपास आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो टाइफून राय है ये भी हाल ही में एक कंट्री को बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, उस कंट्री का नाम क्या है, उसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये जो टाइफून है बेसिकली अगर ये ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विली विलिस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल सही उत्तर दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आज का पूरा जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त है, एक से बढ़कर एक आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं कि आप लोग चाहो तो साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। जब भी आपको टाइम मिले उस पीडीएफ में से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है एक रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट का नाम है सॉइल। सॉइल की फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ इंडियाज लिविंगहुड रिपोर्ट 2021। अब इस रिपोर्ट ने कंडीशन बताई है एफपीओस की। एफपीओस क्या होते हैं, ये होते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब सर्व समाज किसान उत्पादक संगठन। तो आखिरकार ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आप जानोगे इस वीडियो में। एग्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, इन एफपीओ से किसानों को कैसा फायदा मिल सकता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग। तो इन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बात तो ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया है और डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहां कहां से आर्टिकल्स को मैंने लिए हैं। तो यहां पर आर्टिकल बोलता है, ये जो रिपोर्ट है सॉइल रिपोर्ट 2021, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज लिविंगहुड। अब यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया कि आज के टाइम पर भारत के अंदर जो एफपीओस देखने को मिलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, इनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 5% तक, मतलब 1 से लेकर 5% तक एफपीओस को सरकार ने फंड दिया है। अदरवाइज यहां पर बाकी एफपीओस को फंड नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह दिक्कत वाली बात यहां पर बताई जा रही है।
तो ये एफपीओज होते क्या हैं, हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस सॉइल रिपोर्ट के बारे में आपको एक दो बातें बता देता हूं, ताकि आप लोग प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो उनको आराम से सॉल्व कर पाओ। देखो यहाँ पर जो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस है, ये यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो नेशनल लाइवलीहुड सपोर्ट और नेशनल लाइवलीहुड देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, ये इस सॉइल रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉइल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के पीछे कौन सी बॉडी है, वो है नेशनल लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को, ठीक है, एफपीओज को। ये सारे जो एफपीओज हैं वो रजिस्टर हैं कहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एफपीओज हैं, ठीक है, एफपीओज आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक टाइम पर बहुत कम हुआ करते, लेकिन आज के टाइम पर भी देखोगे नंबर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब हम समझते हैं कि आखिरकार एफपीओज होते क्या हैं। अब डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब है जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं। पहले तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर यह है स्मॉल फार्मर और इधर है बिग फार्मर। एक बड़ा फार्मर है, एक बड़ा किसान है, और इधर यहाँ पर छोटा किसान। छोटे किसान के पास आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों का, तो छोटे किसान के पास क्या होगा, जो लैंड होगा, जो ज़मीन होगी वो छोटी होगी, ठीक है, और बड़े वाले किसान के पास जो ज़मीन होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, छोटे किसान के पास यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन बड़े किसान के पास आपको इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे किसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो फसल निकालेगा, बहुत कम फसल मिलेगी, लेकिन बड़े किसान के पास जो फसल निकल कर आएगी वो बहुत सारी फसल निकल कर आएगी, है ना, क्योंकि बड़ी ज़मीन पे उपजाऊ किया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में फसल निकल कर आएगी। अब होता क्या है, बड़े किसानों को जब फसल ज़्यादा होती है तो ये भी बेनिफिट मिलता है, मार्केट के अंदर आराम से यहाँ पर इसको अप्रोच कर पाते हैं। प्लस यहाँ पर इनफैक्ट जो मार्केट के अंदर जो व्यक्ति है, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो व्यक्ति आकर खुद सामान उठा लेता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है बड़े वाले किसानों को। लेकिन छोटे किसानों को अपना सारा सामान लेकर जाना पड़ता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी लग जाती है। तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है, फायदे में कौन सा आपको देखने को मिलेगा, बिग फार्मर, बड़ा फार्मर आपको फायदे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके लिए बनाई गई है, ये छोटे किसानों के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स सब अगर साथ में आ जाएंगे तो वो बन जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अकेला छोटा किसान चीज़ों से नहीं लड़ पा रहा है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं ढेर सारे, वो आपस में मिलकर एक एफपीओ को बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टोरी बताता हूँ, आपने यहाँ पर एक स्टोरी समझी होगी, मतलब काफ़ी बार सुनी होगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक हाथ में एक लकड़ी की लोगे, उसको तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर 5-6 लकड़ियों को एक साथ लोगे, उसको तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। जो भी हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, तो इन स्मॉल फार्मर्स को क्या बोला गया, साथ में इकट्ठे हो जाएंगे कहाँ पर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने आप में इनकी ताकत बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे जब फार्मर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। प्लस इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती है। वो प्रॉब्लम्स क्या होती है वो भी आप लोग को आगे जानने को मिलने वाली है। फिलहाल आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अलायंस, एक संगठन बनता है। यहाँ पर आपस में सारे फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और अपने जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इनपुट्स को लेकर हो, मार्केट्स को लेकर हो, सब साथ में मिलकर इन चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग एफपीओज होते हैं। ठीक है, अलग अलग एफपीओज होते हैं, उनमें यहाँ पर फार्मर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आपस में जो फार्मर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। आप ग्रुप बना लेंगे तो उनकी पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एफपीओ यहाँ पर क्या है, एक तरीके से एक प्रकार का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपने आप में एक कंपनी होती है, लीगल बनाई हुई कंपनी होती है, जहां पर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब कि जैसे फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, ठीक है, ये सारे लोग होते हैं। तो एक तरीके से आप समझ गए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि स्वैच्छिक अपनी इच्छा से बनाया हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंट्रोल करेंगे जो फार्मर्स हैं, वो खुद, जो फार्मर मेंबर्स हैं उसको खुद यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ को बनाएंगे, पूरा डिसीजन लिया करेंगे सब साथ में मिलकर। तो इस प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, ये सभी पर्सन्स के लिए ओपन रहता है यहाँ पर। और जैसे कि भेदभाव देखने को मिलता है, वो भेदभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो जेंडर, सोशल, रेशियल, पॉलिटिकल या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो। इन सभी चीज़ों के प्रति कोई भेदभाव यहाँ पर होता नहीं है। सब इक्वल तौर पर अपने आप को देखते हुए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर एफपीओस के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ती है फार्मर मेंबर्स को, तभी आके एफपीओ प्रॉपरली वर्क कर पाता है। अगर यहाँ पर फार्मर्स के पास प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं होगी कि किस प्रकार से एफपीओ को आगे लेकर चलना है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट होने लगती है और एफपीओ डूब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी हमारे एफपीओ के ऑपरेटिव्स होते हैं ये एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं हमारे फार्मर मेंबर्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन सबको यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एफपीओ के अंदर एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन करें और उस कंट्रीब्यूशन में जो एफपीओ है वो आराम से डेवलप हो, आराम से विकास में देखने को मिले। ठीक है, अब एफपीओ का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखो पहली चीज क्या है, आज के टाइम पर भारत में आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो छोटे फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स मतलब कि जिनके पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, इन फार्मर्स की संख्या बढ़ चुकी है, तो अपने आप में ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप देख पाओगे डिक्लाइनिंग एवरेज लैंड होल्ड साइज, मतलब कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास जमीन बहुत कम है उनका एक तरीके से इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आया है। यहां पर आप देख पाओगे लगभग 1980 से लेकर 1981 के आसपास ये छोटा सा जमीन जो रखने वाले फार्मर्स थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, ये 70% हुआ करते थे, लेकिन 2015-16 में ये 86% हो चुके हैं। तो मतलब अपने आप में आप कह सकते हो जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स की संख्या बढ़ चुकी है। इस वजह से हमारे लिए आज के टाइम पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर जब छोटा फार्मर है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दैट इज़ वाई एफपीओ को बनाया। यहाँ पर सारे फार्मर्स आपस में एंगेज करेंगे, साथ में कलेक्टिव होकर, साथ में इकट्ठे आकर क्या करेंगे, अपनी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये स्टोरी आपको बताई दी। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है निगोशिएटिंग विद कॉर्पोरेट्स, मतलब कि अब यहाँ पर जब फार्मर्स इकट्ठे आ चुके हैं तो वो कंपीट कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके साथ बहुत आराम से कंपीट कर सकते हैं, कंपनीज के साथ कंपीट कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो इन फार्मर्स को बहुत बेनिफिट में मिलेंगे। होता क्या है, देखो छोटे फार्मर्स को कोई लोन वगैरह इतना जल्दी मिलता नहीं है, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लेकिन अब जब छोटे फार्मर्स साथ में आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर उनको लोन्स वगैरह भी मिलेंगे, हर चीज़ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया अब इनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि देखो बल्क में जब आप होलसेल में चीज़ें लेते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बड़े बड़ी कंपनीज के साथ तो नेगोशिएशन होगा, उनके साथ कंपटीशन भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के मामले में भी आप देख पाओगे हम लोग काफ़ी तेजी से आगे ग्रो करेंगे, खासकर जो एफपीओ सेक्टर है वो। जैसे कि यहाँ पर जो मशीनरी है वो आराम से खरीद पाएंगे, क्योंकि होता क्या है, जो छोटा फार्मर है वो आराम से यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बड़े फार्मर्स है वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो जब छोटे फार्मर साथ में आ जाएंगे तो मशीनरीज को आराम से खरीद पाएंगे। प्लस यहाँ पर देखो जब होता है मशीनरीज हो जाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे इरीगेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, तो उसके लिए यहाँ पर आराम से पैसा जुटा पाएंगे साथ में। उसके बाद यहाँ पर आगे फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, खाद चाहिए होते हैं आगे हमारी फसल की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आराम से पैसा जुटा पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी मेंटेनेंस, हर चीज़ के लिए यहाँ पर ये सब साथ में आ जाएंगे तो मिलकर काम हो जाएगा। यही वाली स्टोरी याद करो, जब साथ में हो जाएंगे सब लोग तो आपस में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ। प्लस यहाँ पर एक सोशल इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। हमने ये देखा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हमने वेमेन का काफ़ी बड़ा रोल देखा। वेमेन ने भी यहाँ पे जो वेमेन फार्मर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग वाला रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सामाजिक उसमें भी आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब आप लोग वेमेन फार्मर्स को आगे लेकर आते हो। तो ये क्लियर हुआ। अगर हम बात करें अब जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसको सपोर्ट आज के टाइम पर अलग अलग बॉडीज के थ्रू किया जा रहा है। जैसे कि एक बॉडी है प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन रिसोर्स एजेंसी, जिसको आरए बोला गया है। ठीक है, तो एफपीओज यहाँ पर इनको एफपीओज को हेल्प मिल रही है इनके थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो नाबार्ड की तरफ से हेल्प मिल रही है। जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है ये भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं एफपीओज को। तो सपोर्ट कौन दे रहा है, तो आप देख पाओगे अलग अलग जगह से डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के टाइम पर भी हमारे पास प्रॉपरली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाए। ठीक है, एफपीओ हमारे पास प्रॉपर अभी भी नहीं है, सपोर्ट भले ही कितना मिल रहा हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी यहां पर लगभग एक और बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो यह है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज। तो अभी यहां पर बोला गया था, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने यहां पर इसको लॉन्च किया कि हम लोग 10,000 एफपीओज को बनाएंगे। 10,000 एफपीओज होंगे जहां पर थोड़े छोटे छोटे फार्मर्स होंगे, हर एक छोटे छोटे फार्मर्स का जो ग्रुप होगा वो एफपीओ कहलाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इससे छोटे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये यहाँ पर मेन मकसद था। उसका यहाँ पर इक्विटी ग्रांट स्कीम को भी लेकर आए, जो SFAC है, मतलब कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कुछ ग्रांट्स वगैरह को ऑफर किया है, कुछ यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट बताइए कि 15 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर ग्रांट स्कीम भी लाकर आई गई है कि हाँ फार्मर्स को बेनिफिट मिले, इन फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाए ताकि आगे ग्रो करें। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो कंपनीज को पैसा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 5% आपको देखने को मिलेंगी। 5% कंपनीज आज के टाइम पर रजिस्टर्ड हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर ये ग्रांट स्कीम ली है, अदरवाइज यहाँ पर और किसी को बेनिफिट इतना मिला नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम हुई। अब उसका अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स और क्या क्या एग्जैक्टली फेस करने को मिलती है एफपीओस को, तो पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स। मतलब कि देखो सारी चीज़ें अच्छे से चल जाती हैं, लेकिन होता क्या है जब आपके पास बिजनेस स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बेकार है, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट है, आपका भले ही प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा भी हो, अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को निकाल दोगे, ये तो आपको पता होगा। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है आपके पास तो आपका जो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा या कुछ भी होगा वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस स्किल्स की काफ़ी कमी है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है मिसिंग सप्लाई चेन ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। जो हमारी सप्लाई चेन होता है वो यहाँ पर अभी भी मिसिंग देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन मतलब कि जैसे रॉ मटेरियल से सप्लायर, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल लोकेशन और फिर उसका कस्टमर, इसको हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से सप्लाई चेन। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई चेन है इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, जो फार्मर्स हैं ये भी आज के टाइम पर इनको जो भी एक तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इस बेसिस पर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं कि मार्केट के साथ कैसे बदलना होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग को चीज़ों को बदलना होगा। देखो मार्केट जैसे जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से आपको बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने आप से बदल रहा है और आप अपने आप से बदल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट के नेचर के हिसाब से बिजनेसेस को चेंज होना पड़ता है। तो ये टेक्निक भी यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को आनी चाहिए, हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आनी चाहिए, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। आई होप आप लोगों को आर्टिकल बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो साथ ही साथ अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके एक सपोर्ट अपना दिखा देता। अगला आर्टिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के बारे में। तो ये क्या है आखिरकार जानेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में वेरियस टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और इकोनॉमी का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, हमारी केंद्र सरकार ने कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेलिंग रूल्स 2021 को नोटिफाई किया। तो आप यहाँ पे नाम से समझ पा रहे होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो जो ग्राहक हैं बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से रूल को लाया गया। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो डायरेक्ट आपको यहाँ पर चीज़ें सेल कर रही हैं, डायरेक्ट आपके पास सामान बेच रही हैं, ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी वो यहाँ पर इस पूरे रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आखिरकार क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले जो ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन रूल्स है हमारे, इसके अंदर बोला गया कि सबसे पहली बात पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन को यहीं पर रोका जाएगा। पिरामिड स्कीम क्या होती है तो आप लोगों को मालूम होगा, इसके अंदर होता क्या है, एक प्रकार की पॉन्जी स्कीम होती है। पॉन्जी स्कीम मतलब कि एक व्यक्ति होता है, एक दूसरे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और कहता है आप दूसरे लोगों को जोड़ो, ठीक है, इसमें जोड़ो, पैसा इन्वेस्ट करवाओ, आप दूसरे लोगों को जोड़ो, आपको पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से कहानी बढ़ती रहती है। मतलब इसमें होता क्या है पॉन्जी स्कीम में, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने इसको किया जूम, अब हम बात करते हैं। देखो पॉन्जी स्कीम क्या है, यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है ये, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, ये एक ही बात है। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। होता क्या है, यहाँ पर किसी भी एक नए इन्वेस्टर को ललचाया जाता है, ठीक है, कि भाई तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा, इतना हाई रिटर्न मिलने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट करो पैसा और इतना रिटर्न, इतना भरपूर मात्रा में आपको रिटर्न मिलेगा। तो क्या करेगा ये व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, है ना, ये ऐसा होगा। फिर उसके बाद होता क्या है, इस व्यक्ति से बोला जाएगा आप दूसरे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करो हमारे पास, दूसरे इन्वेस्टर को लेकर आओ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाओ। तो ये कहानी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। जो पुराने वाले इन्वेस्टर होते रहते हैं तो उनको पैसा मिलता है नए वाले इन्वेस्टर के थ्रू, ठीक है। जो पुराने वाले इन्वेस्टर के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है वो कहाँ से आता है कि जो नया वाला इन्वेस्टर लाकर देता है पैसा उसके पास, तो वो यहाँ पर पुराने वाले इन्वेस्टर को पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति, एक नया इन्वेस्टर जुड़ा तो वो क्या करेगा, अपने साथ दूसरे व्यक्ति को जोड़ेगा, ठीक है, वही चेन मार्केटिंग जो आपको देखने को मिलती है। और फिर एट द लास्ट क्या होता है, यहाँ पर स्कीम कोलैप्स हो जाती है। स्कीम कोलैप्स होने के बाद जितने भी लोग यहाँ पर जोड़ रहे थे, एक दूसरे से जोड़ रहे थे, जिन्होंने पैसा डाल रखा था, जो सोच रहे थे हमें एक बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेगा, भाई वो सब डूब गया, ठीक है, उनको हो गया लॉस।
अब यहाँ पर आप देख पाओगे, और जो पैसा है लास्ट में जो एक तरीके से प्रोमोटर था, ये सारी चीज़ जो चला रहा था, वो प्रोमोटर सारा पैसा लेके भाग जाता है और लास्ट में ये लोग ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये होती है स्कीम, और ये इस चीज़ को रोकने से मना किया है, मतलब सॉरी, इसको यहाँ पर रोका गया है, बोला गया कि यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बोला गया, इस रूल्स के अंदर ये पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 लाए गए थे, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है, वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। प्लस अभी यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये बात करता है कि आप और हम जो भी हम लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को कैसे एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल बताया गया है, ये उसको लेकर यहाँ पर ये रूल्स को बनाया गया है। ठीक है, तो रूल्स का फिर से मैं आपको नाम बता देता हूँ। रूल्स का नाम क्या है, यह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। अब इस रूल्स के अंदर क्या क्या बोला गया, सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये नियम है, ये यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, जो आपको डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। ठीक है, जिम्मेदारी ये डाल दी गई है कि आपके साथ जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, कंज्यूमर के साथ यहाँ पर कोई भी घाटा ना हो, उसका जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदा है एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो ये मेन मकसद है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर जो आज के टाइम पर हमारी डायरेक्टिंग सेलिंग कंपनी है, तो इनको क्या करना होगा, इनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि आप आने वाले टाइम पर 90 दिन के अंदर इन रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, 90 दिन के अंदर इन रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देना होगा। जो ये डायरेक्टर सेलर्स हैं और डायरेक्टिंग सेलिंग कंपनीज हैं, ये सब क्या करती हैं, ई प्लेटफॉर्म्स को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उन सबको भी हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉमर्स रूल्स के अंदर डाल रखा है। आपको मालूम होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉमर्स रूल अभी रिसेंटली जून में लेकर आए गए थे। वो जून में जो रूल्स लेकर आए थे वो क्या है, वो आगे मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं उसको भी बता दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। अभी फिलहाल हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले रूल्स को समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि ये जो रूल्स हैं ये किस किस के ऊपर अप्लाई होंगे। पहला तो यहाँ पर बोला गया किसके ऊपर अप्लाई होगा, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पर खरीदे और बेचे जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, जो भी यहाँ पर गुड्स है, सर्विसेज है, जो भी खरीदी बेची जा रही हैं, उन सब के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे। दूसरा यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं डायरेक्ट सप्लाइंग के, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग जितनी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा रही है इंडिया के अंदर, वो उन सबको ऊपर यहाँ पर ये लॉ अप्लाई होगा, ये रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो कि आप लोग को डायरेक्टली प्रोडक्ट को पे कर रही हैं, प्रोडक्ट दे रही हैं आपको, ठीक है, आप पैसा दे रहे हो, आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो क्या है, उन सबको यहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी, वो सब इन रूल्स के अंडर में आएंगे। प्लस जो गलत तरीके से व्यापार चलता है उसको पूरी तरह से रोका गया है, वो भी इसी के अंडर में है, गलत तरीके से व्यापार को रोका जाएगा। प्लस यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि भारत के अंदर नहीं है, लेकिन भारत के कंज्यूमर्स को, आप और मैं हूँ, इंडिया के अंदर जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, वो भी यहाँ पर इन रूल्स के अंडर आएंगी, उनके ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। अब बात करते हैं इन रूल्स के अंदर प्रोविजंस क्या है, कि आखिरकार क्या क्या होगा इन रूल्स के अंदर। तो पहला बोला गया यहाँ पर मैकेनिज्म टू मॉनिटर एक्टिविटीज होगा। किसी भी डायरेक्टिंग सेलिंग कंपनी के ऊपर क्या होगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी देखरेख रखी जाएगी। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, इनसे बोला जाएगा कि आप एक मैकेनिज्म को सेटअप करो ताकि आप इन डायरेक्ट सेलर्स को और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अच्छे से देख सको, इनको सुपरवाइज कर सको कि ये गलत काम तो नहीं कर रही हैं, कंज्यूमर्स के साथ एक तरीके से घाटा तो नहीं कर रही हैं, कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इनको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये प्रोविजंस लाए गए। और दूसरा बोला गया ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म यह है कि कोई भी कंज्यूमर को अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी परेशानियों को ठीक किया जाए। तो जो डायरेक्ट सैम्पलिंग कंपनीज हैं, इनको ज़रूरत है, ये क्या करेंगी, ये अपने आप एक एडिक्वेट ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को रखेंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करवाएगा और उसकी कंप्लेंट जल्द से जल्द सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जितनी भी डायरेक्टिंग सेलिंग कंपनी होंगी, इन सबको अपना एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, आपको ध्यान रखना है। और नोडल ऑफिसर के बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हो कि नोडल ऑफिसर सारी चीज़ों को देखेगा, ये सारी चीज़ें काम, मतलब सारा जो ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये लॉ के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसको भी यहाँ पर ये नोडल ऑफिसर देखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, या फिर आप कह सकते हो धोखाधड़ी नहीं कर सकती है कि आपने दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया। ठीक है, आप एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलने वाली हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा।
तो आप लोग यहाँ पर सेंटेंस देख रहे होंगे, कैन नॉट परसुएट, मतलब आप लोग किसी भी कंज्यूमर को राजी नहीं कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर कि भाई इसको खरीद लो। ठीक है, ये आपको देखना होगा इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, और क्या क्या जिम्मेदारी आ जाती हैं। देखो बहुत सारी और भी जिम्मेदारी आ जाएंगी डायरेक्टिंग सेलिंग कंपनीज के ऊपर, क्योंकि उनको लेकर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, उनको और भी एक्ट के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तो है ही, ये आपको मालूम होगा, इन लॉस के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होगी वो सब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाई जाएंगी। ठीक है, जो भी एक तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी उसको रजिस्टर करवाया जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। तो अपने आप में सारी चीज़ें लीगलाइज हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी कहीं से कहीं तक कंज्यूमर्स के साथ यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये इस पूरे रूल्स का मेन मकसद है। उसके बाद इस रूल के अंदर बताया गया कि जो भी यहाँ पर कंपनीज है उसका एक खुद का एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल लोकेशन एक मिनिमम वन फिजिकल लोकेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, इन सबको इन लॉस को फॉलो तो करना होगा, साथ ही साथ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन से दूर रहना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग एक तरीके से चेन स्कीम चला दो, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो, ठीक है, उनके साथ उनका जो पैसा है वो गायब करवा दो। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के, जो कि जून के अंदर लाए गए थे, इसके बारे में स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ध्यान रखा गया, उसके बाद अभी ई कॉमर्स को लेकर भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे। इसके अंदर बोला गया जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गए, ये सब यहां पर कंज्यूमर्स के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन ई प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये यहां पर बताया गया था एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया था। यहां पर भी एक नोडल ऑफिसर होगा, प्लस जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं इन सबको एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। वो नोडल ऑफिसर यहां पर लोग की परेशानियों को सुनेगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी सेलर है, जो भी सामान बेच रहा है, उसको क्लियरली बताना होगा उस गुड्स के क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, सारे जो अलग से प्राइसेस हैं उनको अलग करके बताए। ठीक है, ताकि यहाँ पर कंज्यूमर को एक तरीके से गुमराह ना किया जाए। उसके बाद जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर प्रॉपरली अलग से लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पता चल सके कि हाँ इसका प्रोडक्ट का एक्सपायरी कब है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन कॉमर्स एक तरीके से यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स रूल्स के अंदर मेंशन करी गई थी। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो ये छोटा सा मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। फिलहाल काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ इसके रिगार्डिंग शेयर कर चुका हूँ। फिलहाल अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आर्टिकल था, आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अगला आर्टिकल अपने आप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा की गई है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। तो आखिरकार क्या है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हमारी सरकार ने एडवाइस किया है हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं, कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अब इन लोगों से बोला गया कि आप फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स को बनाओ, फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स को बनाओ। ठीक है, और आपको ध्यान रखना होगा आप BS6 रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। आपको मालूम होगा एक BS4 होता है और एक BS6 है। डायरेक्टली हम लोग BS6 पर आ चुके हैं, तो BS6 वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। BS6 क्या है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इसके बारे में, आखिरकार ये क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है इसी फ्लैक्स व्हील व्हीकल को लेकर कि अब यहाँ पर फ्लैक्स व्हील व्हीकल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 के अंदर आपको वेरियस टॉपिक्स मेंशन देखने को मिलेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, साइंटिफिक इनोवेशन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में, या फिर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, यहां पर जो ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है इसके अंदर क्या होगा, हम लोग इथानॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा इथानॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, पेट्रोल में मिलाकर हम लोग जब इथानॉल का इस्तेमाल कर देंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर इथानॉल का इस्तेमाल करेंगे अपने खाने पीने के सामान से, जैसे शुगर केन वगैरह, इससे इथानॉल को बनाया जाता है। इससे फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं ये बेसिकली इंजन है जो कि फ्लेक्सिबल फ्यूल के ऊपर चलेंगे। फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है पेट्रोल और इथानॉल का, जहां पर आप देख पाओगे हम लोग 100% इथानॉल तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजें आगे पॉसिबल हो पाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो हमारा पेट्रोल की तरफ से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हम पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे।
ठीक है, क्लियर हुआ इसके बारे में। तो जो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये क्या है? तो देखो आपने यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को समझा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर बोला गया, ये देखो इसके अंदर तो आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का सिस्टम तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो ये व्हीकल्स है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगी। जो भी व्हीकल्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साथ ही साथ यहाँ पर चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। उस प्रकार से यहाँ पर एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है, क्लियर हुआ। माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है? जहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे कि या तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चले या फिर पेट्रोल के ऊपर चढ़े, तो यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी और पेट्रोल मोड, यहाँ पर दोनों मोड आपको देखने को मिलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पेट्रोल मोड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो इन व्हीकल्स के अंदर। तो इथेनॉल क्या है, आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। तो इथेनॉल कैसे बनता है? जो शुगर केन से बनता है, कॉर्न से बनता है, ठीक है, सेल्यूलोज आपको देखने को मिलेगा। प्लांट में हम लोग इस इथेनॉल को बनाते हैं और फिर इथेनॉल का हम लोग इस्तेमाल अपने कार्स वगैरह के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इथेनॉल अगर हम पेट्रोल में मिला दें, पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग कर दें, तो इससे भी हम लोग व्हीकल को चला सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर व्हीकल को बनाया जा रहा है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जिसके अंदर इथेनॉल डाला जाए और इथेनॉल की मदद से यहाँ पर क्या हो, ये व्हीकल चले। और इससे क्या होगा, हम लोग पेट्रोल की तरफ से जो हमारा झुकाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इन्हीं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी करी थी इनके लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब है कि यहाँ पर आप ये व्हीकल बनाओ और इसके बदले में आपको सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में और इथेनॉल के बारे में 6 चीज़ें और बताता हूँ। पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं ये पेट्रोल और इथेनॉल दोनों के ऊपर चल सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इथेनॉल के ऊपर चलेगा, पेट्रोल के ऊपर चलाना चाहो तो पेट्रोल पे भी चल पाएगी। उसके बाद इंडिया का आज के टाइम पर मेन मकसद है साल 2022 तक हम E10 तक आएँ, मतलब पेट्रोल के अंदर 10% तक इथेनॉल मिलाएं और 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल मिलाएं। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, हम लोग जब 20% इथेनॉल मिलाएंगे तो वो जो 20% हम तेल खरीद रहे हैं बाहर से, वो खरीदना बंद कर देंगे, हमारे कंट्री का पैसा बचेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा पैसा बाहर दे रहे हैं दूसरे कंट्री को, तभी तो तेल खरीद रहे हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आज के टाइम पर कोई भी फ्लेक्स फ्यूल पावर इंजन और व्हीकल आपको देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ एक टीवीएस की अपाची आरटीआर मोटरसाइकिल है, बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं जहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल पावर इंजन देखने को मिले। ठीक है, और इथेनॉल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक देखने को मिलता है। मतलब कि इथेनॉल क्या करता है, यहाँ पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर काफ़ी हद तक डिफिकल्ट है इसको एक प्योर फॉर्म में रखना, तो अपने आप में एक थोड़ी सी दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पर इथेनॉल 10 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हम लोग काम कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इसको लेकर कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम लोग इथेनॉल को अच्छे से ब्लेंड अभी नहीं कर पाए, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ये सारा काम क्यों किया है, ताकि हम लोग अपने आत्मनिर्भर भारत को बूस्टअप दे सकें। ठीक है, मतलब कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, हम अपने कंट्री के अंदर सारी चीज़ों को लेकर चलें, हम अपने ऊपर निर्भर बने। ठीक है, हम अपने पैरों पर खड़े हों, इथेनॉल का इस्तेमाल करें, इथेनॉल को प्रमोट करें। हमारे कंट्री में वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा चलता है, हम लोग एग्रीकल्चर का सेक्टर का इस्तेमाल करके, फसलों का इस्तेमाल करके इथेनॉल को बना सकते हैं। इससे हमारी तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो अपने आप में क्या होगा, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इथेनॉल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो इससे पोल्यूशन कम होता है। पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपका जो ग्रीन हाउस गैस है, जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम होगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ पाओगे। और इनफैक्ट आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया ने तो अपना टारगेट सेट किया था, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 थी, COP26, इसमें बोला गया था साल 2030 तक भारत यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसको कम से कम करने वाला है, 1 बिलियन टन से कम करेगा। तो उसमें भी हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी, हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे। और इथेनॉल को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार हमारी बहुत सारे और भी इनिशिएटिव चला रही है। पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल 2018, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना, उसके बाद गोबर धन स्कीम, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। इस प्रकार से यहाँ पर रिलेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी फ्लैक्स फ्यूल्स बनाए जाएंगे ये सब यहाँ पर BS6 फ्यूल नॉर्म्स के अंदर बनाए जाएंगे। तो BS6 क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस BS6 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाए जाएंगे। BS का मतलब है भारत स्टेज। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि जो BS6 है, अगर इसको कंपेयर करें BS4 से, तो आज के टाइम पर BS4 देखने को मिलता है। हम लोग BS4 से BS6 की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो BS4 जो व्हीकल होते हैं ये पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन BS6 वाले जो व्हीकल होंगे ये पोल्यूशन कम करते हैं।
ठीक है। तो इंडिया डायरेक्टली शिफ्ट हो चुका है BS4 से डायरेक्टली BS6 पर आ चुके हैं हम लोग, BS5 यहाँ पर बीच में गायब हुआ। ठीक है। तो जो BS6 व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, जो BS6 फ्यूल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन है, जो कंकड़ के टुकड़े हैं, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द BS4। उसके बाद जो BS6 आपको देखने को मिलेगा, जो BS6 फ्यूल है, ये क्या करेगा, जो सल्फर कंटेंट है इसको भी कम करेगा। ठीक है। सल्फर कंटेंट कम होगा क्योंकि सल्फर अपने आप में आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलेट मैटर है, मतलब कि पोल्यूशन करने वाला यहाँ पर सल्फर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी कम होंगी क्योंकि BS4 ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन BS6 में कम होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो BS6 फ्यूल रहने वाला है, ये हर 1 किलोमीटर में, अगर आप एक कार को 1 किलोमीटर तक चलाओगे तो वहाँ पर 80% से कम पर्टिकुलेट मैटर निकलने वाला है, मतलब कि 80% कम यहाँ पर पोल्यूशन होगा। और आप कह सकते हो कि 70% से कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर निकलेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते करते यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को बनाया जाएगा, जिसकी मदद से पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो हम लोग क्लाइमेट चेंज से टैकल कर पाएंगे। यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। क्लियर हुआ। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है गिग वर्कर्स के बारे में, डिस्कशन करेंगे आखिरकार गिग वर्कर्स कौन होते हैं या फिर गिग इकॉनमी आज के टाइम पर क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आर्टिकल GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा जो गिग वर्कर्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई नजर आई है। पहले तो हम समझेंगे आखिरकार ये गिग इकॉनमी होती क्या है। देखो, गिग इकॉनमी एक फ्री मार्केट सिस्टम है, एक खुला मार्केट सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, जो एक तरीके से व्यक्ति हैं वो टेम्पररी पोजीशंस पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक तरीके से जो वर्कर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े समय के लिए वर्कर्स को रखा जाता है। जैसे कि जो गिग वर्कर्स होता है वो कौन से होते हैं, डिलीवरी बॉय और ये सारे वर्कर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पर, टेम्पररी पोजीशन, ये गिग टेम्पररी पोजीशन के ऊपर ये गिग इकॉनमी वर्क करती है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, वो रिपोर्ट है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इन्होंने बताया है कि जो इंडिया के अंदर गिग वर्कफोर्स है ये लगभग 15 मिलियन वर्कर्स हैं। 15 मिलियन वर्कर आपको देखने को मिलेंगे जो कि गिग वर्कर हैं, जो कि टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो वर्कर हैं इनमें से आप देख पाओगे लगभग जो 56% है वो नया एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। ठीक है। नया रोजगार जनरेट हुआ है और ये सब गिग इकॉनमीज के थ्रू हुआ है। और इसमें जो जनरेट हुआ है नया तरीके से रोजगार, वो ज़्यादातर ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स इंक्रीज हुए हैं। अब ये ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर वाले वर्कर्स कौन से होते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। देखो, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर के अलावा भी बहुत सारे कॉलर होते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉलर हो गया, ग्रे कॉलर, ग्रीन कॉलर, पिंक कॉलर। तो क्या क्या होता है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बस खाली इसके बारे में आप लोग ध्यान जरूर रखना। ब्लू कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर वर्किंग क्लास वाले लोग होते हैं, जैसे लेबर हो गए। ठीक है। जो कि घंटों के हिसाब से जिनको पैसा मिलता रहता है। व्हाइट कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, जो कि सैलरीड वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। और जो गोल्ड कॉलर वर्कर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हाई स्किल नॉलेज वाले पीपल होते हैं। ठीक है। हाई वैल्यूएबल कंपनी के अंदर यहाँ पर काम वगैरह करते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब ग्रे कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, ये यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बीच में आने वाले ग्रे कॉलर कहलाते हैं। ठीक है। ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बीच में आने वाले ग्रे कॉलर कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रिटायरमेंट के तक यहाँ पे काम करते हैं, जैसे फायर फाइटर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब यहाँ पर एक रिटायरमेंट तक जो काम करते हैं। उसके बाद ग्रीन कॉलर वर्कर, तो ग्रीन से नाम से समझ में आ रहा होगा, जो कि एनवायरमेंट को फेवर करते हुए काम करते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर ये इस प्रकार के वर्कर हैं जो कि यहाँ पर एनवायरमेंटल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। ठीक है। जो पीपल यहाँ पर आप कह सकते हो कि काम करते हैं सोलर पैनल्स के सेक्टर में, ग्रीन पीस के सेक्टर में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सेक्टर में, तो वो सब ग्रीन कॉलर वर्कर होते हैं। पिंक कॉलर वर्कर कौन होते हैं, तो बिल्कुल पिंक से नाम से समझ में आ रहा होगा, विमेंस के लिए बनाया होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो जॉब है जहाँ पर विमेंस आपको वर्क करती हुई नजर आती हैं और विमेंस को बहुत ज़्यादा कम सैलरीज पर रखा जाता है, तो वो पिंक कॉलर वर्कर कहलाता है। उसका स्कारलेट कॉलर वर्कर क्या होता है, स्कारलेट कॉलर वर्कर के अंदर यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो कि पोर्न इंडस्ट्री के अंदर, पोर्नोग्राफी के अंदर यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद रेड कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, ऐसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको हम लोग रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ओपन कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर वर्कर होते हैं जो कि घर से काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे होते हैं, वो ओपन कॉलर वर्कर होते हैं। क्लियर हुआ। ये सारे कॉलर वर्कर्स हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको इससे पहले भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो आज आप लोगों को मालूम चल गया है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि गिग इकॉनमी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्या है पीछे के रीज़न। पहला रीज़न है आज के टाइम पर हम लोग डिजिटल एज में आ चुके हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर एक लोकेशन पर होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आप यहाँ पर कहीं पर भी हो, कहीं पर भी कनेक्ट होकर काम कर सकते हो। जो ये जॉब है वो कहीं से भी की जा सकती है पूरे भारत में, या फिर कहीं पर भी आप देख पाओगे, कहीं से भी बैठकर आप लोग काम कर सकते हो। जो ये एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एक बेस्ट टैलेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इस कंपनी में आगे काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हो। इसी वजह से जो गिग इकॉनमी है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर जो जनरेशन हमारी, उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वो लोग चाहते हैं काम करना जिसमें वो सेटिस्फैक्शन देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं हो वो वहाँ पे काम करो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नहीं नजर आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे कि आज के टाइम पर गिग इकॉनमी क्यों ग्रो हो रही है। और गिग इकॉनमी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, फ्री मार्केट सिस्टम है, यहाँ पर खुले तरीके से हर जगह से काम हो रहा है। इसी वजह से आज के टाइम पर हमारी गिग इकॉनमी ग्रो होती हुई नजर आएगी। प्लस यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, परेशानियां क्या है, देखो परेशानी यह है अनरेगुलेटेड नेचर देखने को मिलेगा। जो ये गिग इकॉनमी है इसके अंदर जो वर्कर्स है बेसिकली उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब चली जाएगी, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये वर्कर्स होते हैं इनके पास प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी या इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद क्या है, इन लोगों को एक स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास स्किल्स भी, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती है, ठीक है। तो वर्कर्स के पास ये स्किल्स होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। और जो कंपनीज हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनको स्किल्स के जो उनकी स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए। ये यहाँ पर तभी हम इन चैलेंजेस से लड़ पाएंगे। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं गिग वर्कर्स को लेकर। आई होप आप लोग यहाँ पर इनको भी अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब देखो इस गिग इकॉनमी के ऊपर ना क्या हुआ है, पेंडेमिक का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। पेंडेमिक का मतलब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है इसका बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। इसका जो बिजनेसेस हैं वो थोड़े से ठप हुए, थोड़े से क्या बहुत कुछ ठप हुए। बिजनेसेस यहाँ पर डिसरप्ट हुए कोविड-19 की वजह से। और इसकी वजह से क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा गिग एक तरीके से इकॉनमी है वो थोड़ा सा डाउन हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारे जो नंबर ऑफ गिग वर्कर्स हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग इंटरनेट कंपनीज आ चुकी हैं, जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, अर्बन कंपनी सब जगह पर फैली पड़ी हैं पूरे देश भर में। तो इसके बेसिस पर गिग वर्कर्स भी लगातार इंक्रीज हो चुके हैं। और गिग वर्कर्स जैसे बढ़ रहे हैं इससे एक और प्रॉब्लम ये हो रही है, उनकी सैलरीज कम होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। जो उनकी इनकम है वो कम हो रही है क्योंकि देश भर में गिग वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर चुके होंगे। और पेंडेमिक की वजह से गिग वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ी है, आपको मालूम होगा। अब क्या हुआ, एक तरीके से चीज़ें डिसरप्ट हो चुकी थी, अब चीज़ें थोड़ी सी ओपन हो चुकी हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर अब चीज़ें बढ़ रही हैं आगे और गिग वर्कर्स भी इंक्रीज हुए हैं। लोगों की एक जगह से जॉब छूटी है तो वो यहाँ पर गिग वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे गिग वर्कर्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कॉलर वर्कर्स के बारे में आपको बताया, जो खासकर यहाँ पर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं और वाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो आपको गिग वर्कर्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने आपको बताया। गिग इकॉनमी क्या होती है, फ्री मार्केट इकॉनमी होती है, कहीं से ही बैठ के आज के टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे गिग इकॉनमी कहलाएगी। आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। ये कल वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका डिस्कशन ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में कर चुका हूँ। तो इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।